भारत में कभी भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, सिस्टम मोदी के फुल कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया है और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि अगले एक साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसके अलावा कई और बेहद गंभीर बातें राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सिस्टम मोदी के कंट्रोल से इतना बाहर हो गया है कि तमाम संस्थाओं के भीतर बगावत की बू आ रही है। चुनाव आयोग से लेकर जुडिशरी तक के बड़े बड़े लोग, टॉप के लोग राहुल गांधी से मोदी सत्ता की पोल खोल रहे हैं, यानी सीक्रेट लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सत्ता कैसे चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आर्थिक संकट को लेकर कहा है। हमने पिछले 12 साल में बार बार ये देखा है, तथ्यात्मक है, वीडियो सबूत है कि राहुल गांधी जब भी देश को लेकर इस तरह की कोई चिंता प्रकट करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं तो वो 100% सच निकलता है। बात नोटबंदी की हो, जीएसटी की हो, कोविड के मिसमैनेजमेंट की हो, चीन और पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका को लेकर हो, पड़ोसी देशों को लेकर हो या फिर भारत की अंदरूनी गतिविधियों को लेकर, राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा बार ऐसी बातें कही, ऐसा अनुमान लगाया जिन्हें आप भविष्यवाणी का नाम भी दे सकते हैं, जो सब सही निकले। तो अभी राहुल गांधी जिस भयंकर आर्थिक तूफान की बात कर रहे हैं, ये भी हवाई नहीं है और इसके ढेर सारे सबूत जमीन पर आ चुके हैं। खुद भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और पीएम मोदी के बेहद करीबी अधिकारियों ने भी आर्थिक संकट के आहट को स्वीकारा है। यानी राहुल गांधी जिस भयंकर सुनामी की बात कर रहे हैं वो कोई दूर की कौड़ी नहीं है, न तो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है, बल्कि वो दरवाजे पे लात मार के दरवाजे को तोड़ के भीतर घुस चुकी है। आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से यही टटोलने का प्रयास करेंगे कि भारत में आर्थिक संकट किस लेवल पर आ रहा है। और ध्यान रहे, आप किसी भी लेवल के हो, चाहे 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास हो, संकट सबके सामने आ रहा है। बस किसी का संकट पेट पे लात मारेगा और किसी का संकट पीठ पे लात मारेगा और किसी के चरणों को छू के निकल जाएगा, लेकिन लपेटे में सब आएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि कम से कम 2 दर्जन खबरों का एनालिसिस एक वीडियो में आपके सामने परोसने जा रहा हूं। कई घंटों की लिखत पढ़त के बाद ये वीडियो तैयार हो रही है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पूरा देखिएगा ताकि भविष्य के लिए आप अपनी तैयारी कर सकें। जो काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया, कम से कम आप तो कर लीजिए। उन्होंने देश की जिम्मेदारी नहीं ली, कम से कम आप अपनी तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक विशेष अपील यह भी है कि वीडियो को अपने सभी परिचितों तक शेयर जरूर किया करिए। आप जितना शेयर करते हैं बात उतनी दूर तक जाती है और जब बात दूर तक जाती है तभी परिस्थितियों में सुधार होता है और लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। हो सके तो लोकहित इंडिया चैनल को फेसबुक और यूट्यूब जहां भी देखते हो ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए या फिर हमारे काम को समर्थन के लिए इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पीछे कोई धन्ना सेठ या राजनीतिक दल नहीं है, नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि जब तक वो लोग हमारे पीछे नहीं है तभी तक हम आपकी बात कर सकते हैं। हालांकि समर्थन में ये लोग भले ना हो, विरोध में तो है। कोई नोटिस देकर डराता है, कोई धमकियां दिलवाता है, कोई मुकदमे दायर कर देता है। बहरहाल सबसे पहले आप राहुल गांधी का वो वीडियो सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है, इसके बाद उनके कहने का आधार देखेंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्यों है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ा हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जो मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पास इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आप में आप लगाना, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सुन लिया आपने, राहुल गांधी भयंकर आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं और तो और संस्थाओं के भीतर बगावत की बात भी कर रहे हैं। यानी पिछले 12 साल तक मोदी साहब ने जिस सिस्टम को फुल कंट्रोल में रखा था अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, भीतर की बहुत सारी दूर दूर की खबरें आ रही हैं, जा रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार और उनके मंत्री क्या क्या गुल खिला रहे हैं, वो बातें कई माध्यम से लीक हो रही हैं। बशर्ते बहुत सारी चीजें हम बोल नहीं सकते, खुलेआम बता नहीं सकते। इतना इशारा दे देते हैं कि कल जो सोना बेचने की खबर सामने आई थी, हमने थंबनेल पे 1 लाख करोड़ लिखा था, हालांकि घटा के लिखा था, मगर अब सूत्रों ने बताया है कि इसकी कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपया है। सूत्रों ने दावा यह भी किया है कि लगभग 6% डिस्काउंट पर बेचा गया है और साउथ अफ्रीका में सोना गया है। मोटा कमीशन सत्ता के बेहद करीबी सेठों की जेब में भी गया है। सूत्रों ने इस तरह की बहुत सारी बातें बताई, मगर हम कोई ऐसा दावा अपनी तरफ से नहीं करते, हमारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का दावा है कि आर्थिक सुनामी से निपटने के लिए, यानी उसके खिलाफ जो माहौल बनेगा, लोगों को जो दिक्कतें आएंगी, जो आवाज उठेगी, उसको दबाने के लिए इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि आर्थिक इमरजेंसी जैसी भी एक चीज होती है, प्रावधान होता है, वो क्या है किसी ने वीडियो में देखेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि स्थितियां इतनी खराब होने वाली है कि अगले 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आइए अब जरा तथ्यों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक सुनामी किस तरह से आ रही है और उसका असर हमारे आपके जीवन पर कैसा होगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 जून 2026 को क्या लिखा है। इस खबर का सार यह है कि भारत अपनी आर्थिक बढ़त खो रहा है और इसका कारण केवल बाहरी झटका नहीं है, यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल का महंगा होना, वैश्विक ब्याज दर बढ़ना, खाली यही समस्या नहीं है भारत को लेकर, बल्कि भारत की आर्थिक बढ़त जो कमजोर हो रही है उसके पीछे भारत की अपनी नीतियां और आर्थिक ढांचे भी हैं। यानी भारत को बाहरी दबाव से नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार यानी मोदी सत्ता की नीतियों के कारण भी है। बताया गया है कि विदेशी निवेशक भारत से
बड़ी संख्या में पैसा निकाल रहे हैं। $23 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं। रॉयटर्स ने अप्रैल 2026 में ही बताया था कि $20 बिलियन से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है। कहा जा रहा है कि अब ये पैसा विदेशी इन्वेस्टर और तेजी से निकाल रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि भारत ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में 5वें नंबर से फिसलकर 7वें नंबर पर आ गया है। शेयर बाजार में गिरावट साफ दिख रही है। 2 जून की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में निफ्टी 50 करीब 10.1% तथा सेंसेक्स करीब 12.5% गिर चुका है। साथ ही साथ भारत को एआई बूम का फायदा बहुत कम मिला है। यानी दुनिया इस वक्त अपना पैसा एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक की तरफ लगा रही है, जिसके कारण साउथ कोरिया और ताइवान में कई बड़ी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही हैं, लुभा रही हैं। जबकि भारत में लिस्टेड मार्केट में ऐसे बड़े चिप और एआई ब्रांड बहुत कम है। अब याद करिए पिछले कितने महीने से मैं ये बात कह रहा हूं कि दुनिया अपना अपना एआई बना रही है। एआई में खूब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खूब सारा काम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही बोलता है एआई एआई। यही तो प्रधानमंत्री का ज्ञान है। इसीलिए भारत पिछड़ गया है और कोरिया ताइवान जैसे देश आगे निकल रहे हैं। भारतीय रुपया काफी दबाव में, रिकॉर्ड लो तक चला गया, 96 तक पहुंच रहा है। सोचिए तेल का झटका भी भारत के लिए बहुत बड़ा है। रॉयटर्स की 13 मई की खबर बता रही है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 2.5% तक जा सकता है, जो कि पिछले साल 0.9% था, यानी लगभग 3 गुना हो सकता है। भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 6.3% से भी कम हो सकती है। वही बात जब पर कैपिटा जीडीपी की करते हैं तो हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं। इस रिपोर्ट ने और भी कई संकेत दिए, लेकिन उन सब का मिलाजुला सार यह है कि भारत अभी भी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी नजर तो आ रहा है, लेकिन उसकी जो बढ़त थी वो कमजोर हो गई है। तेज ग्रोथ की उम्मीद कम हो गई है, निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। अब जरा दनादन इन खबरों को देखते जाइए। 4 जून 2026 की खबर है, रिलायंस में भर्तियों में गिरावट आ गई है। यानी भारत में अब अच्छी नौकरी पाना और भी मुश्किल होने वाला है। यहाँ की सबसे बड़ी निजी कंपनी में भर्तियां कम होना इसका मतलब है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिलनी कम हो जाएंगी। एआई भी एक कारण है जॉब मार्केट पर दबाव बनने का, यानी शहरी युवाओं को नौकरियां मिलना कम हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं सिर्फ मोटा मोटी सार आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी खबरें बहुत विस्तृत है। पूरी कहानी सुनाने लगे, आंकड़े और तथ्य रखने लगे तो ये खबरें बताने में 1 घंटा लग जाएगा खाली एक ठो। अब देखिए 4 जून की खबर है, रॉयटर्स बता रहा है कि भारतीय मानसून केरल में सामान्य से 3 दिन देरी से पहुंचा है। जून से सितंबर तक चलने वाली मानसून बारिश, जो कि भारत की लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, 1 जून के आसपास केरल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 3 दिन की देरी से आई। हमने पहले आपको बताया था कि इस बार एल नीनो इफेक्ट के कारण कम बारिश की संभावना जताई गई। कम बारिश यानी खेती पर असर होगा, उत्पादन कम हुआ तो खाद्यान्न की महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ पर असर होगा। बारिश के साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि डीजल की महंगाई भी खेती पर बहुत बुरा असर डालती है। अब आप सोचिए कि अगर बारिश कम होगी तो सिंचाई कैसे होगी? डीजल से, यानी पंप से। अब डीजल महंगा है तो सिंचाई कम हो पाएगी, सिंचाई कम होगी तो फसल पर असर होगा, उत्पादन पर असर होगा। उधर खाड़ी युद्ध के कारण उर्वरक की भी भयंकर कमी होने वाली, यानी खेती को बर्बाद करने के 3 कारण स्पष्ट रूप से सामने आते हुए दिख रहे हैं। हमने ये भी बताया था कि अभी भले ही हमारे पास खाद्यान्न का संकट तुरंत नहीं है, स्टोरेज है, मगर यदि 1-2 सीजन खेती खराब हो गई तो समस्या बढ़ सकती है। एक बात यह भी है कि मानसून से ही धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलों की सिंचाई होती है, बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा जल भंडारों और जलाशयों को भरने के लिए भी बारिश की आवश्यकता होती है। रॉयटर्स की ही वाली खबर बता रही है कि कैसे एल नीनो इफेक्ट भारत समेत पूरे एशिया में गर्मी को बढ़ा सकता है। कम बारिश से फसलें कमजोर हो सकती हैं, खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई का खतरा आ सकता है। 4 जून की ही इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए, साफ साफ लिखा है कि मई महीने में थाली की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, यानी हम जो भोजन कर रहे हैं उसकी कीमतें बढ़ गई। अब याद करिए लगभग 3-4 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि थोक महंगाई लगभग 8.5% बढ़ गई, 8.3%। इसका असर खुदरा में पहुंचने में 2-3 हफ्ते का समय लगेगा, महीना भर लगेगा, यानी अगले महीने ये रिजल्ट हमारी थाली में पहुंच जाएगा। और अब देखिए ऐसा दिखने लगा है, खाने पीने की तमाम चीजें महंगी होने लगी। थाली महंगी होगी तो सबकी महंगी होगी, क्या गरीब क्या अमीर। हमने ये भी बताया था कि जिन्हें 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है तो भले ही रोटी चावल मिल जाए थाली में, मगर सब्जी और दाल का क्या होगा? महंगाई डायन सब्जियों और दाल को खुद खा जाएगी तो सूखी रोटी और सादा भात कितने दिनों तक आपको जिंदा रख पाएगा? 3 जून की खबर बता रही है कि रुपया लगभग 96 तक पहुंच रहा है, यानी डॉलर का महंगा होना आयात को महंगा करेगा। खाने वाले तेल की कीमतें और जोरदार तरीके से बढ़ने वाली हैं। ये सारी बातें पिछले दिनों हमने आपको विस्तार से तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया था। जिस तरह से और जिस मात्रा में विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार ने भी कुछ एक्शन लिया है। राहत देने की बातें हो रही हैं, टैक्स में बदलाव करने पर विचार हो रहा है, लेकिन देखिए कि ये विचार कब तक होता है और कब तक उस विचार का आचार बनाकर निकाला जाता है। क्योंकि जब समय पर विचार करना था तब तो पूरी सरकार बंगाल का चुनाव करवा रही थी। डेक्कन हेरल्ड में पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का ये लेख देखिए। इनका दावा है कि साल 2013 में भारत फ्रेजाइल 5 में था, लेकिन आज हालात उससे भी ज्यादा रिस्की हो गए। उस वक्त भारत ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की को कमजोर यानी भंगुर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया था। यानी इन देशों की करेंसी, इनका करंट अकाउंट और विदेशी पूंजी पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी और इसे कमजोर माना जाता था। लेकिन गर्ग कहते हैं कि आज भारत अकेला है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर यानी भंगुर दिख रहा है। यानी कोई भरोसा नहीं यहाँ की इकोनॉमी का कब भर जाए। यहाँ ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, नौकरियां, आयात, रुपया, विदेशी प्रेशर सब कुछ दबाव में है। इनका कहना है कि साल 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, भारत 3.91 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाया है। इनके लेख का निष्कर्ष है कि सरकार भले ही सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था को प्रचार करती हो, लेकिन असली कमजोरी निवेश, नौकरी, आयात पर निर्भरता और गिरते हुए रुपए दिखाए जाते हैं। यानी प्रचार कुछ भी हो मगर देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत कुछ और है। रिलायंस इंडस्ट्री वाली ही यह खबर बता रही है कि 2026 में 90,000 की गिरावट आने वाली है नौकरियों में। यानी सोचिए कि जब एक कंपनी में इतनी बड़ी कमी हो सकती है, नौकरी देने में कटौती हो सकती है, तो फिर देश भर में हालात क्या होंगे? नौकरियों पर कितना बड़ा संकट आ रहा है। युवाओं से भरा हुआ देश, बेरोजगार युवाओं की भीड़ बनने वाला है। और समझने वाली बात यह है कि इन सब का आम जनता पर क्या असर होगा? तो वही होगा जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना खर्च बढ़ जाएगा, घर का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी बचत कमजोर हो जाएगी। लोग कर्जे में आएंगे, कर्जे को पाटने के लिए नया कर्जा लेंगे, लोन लेंगे और कर्जा बढ़ेगा। पहले ही इस देश का हाल यह है कि लोग पहले बड़े बड़े काम के लिए, जैसे घर लेने के लिए, व्यापार करने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए लोन लेते थे। अब मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इन सब तक के लिए छोटे छोटे लोन ले रहे हैं। यानी अपनी छोटी जरूरतें भी अपनी कमाई से पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी बचत कमजोर है। और भारत में आम परिवारों की बचत पिछले कई दशक में सबसे कमजोर हालात में हो गई है। यानी लोगों का खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, इनकम बढ़ नहीं रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जिस तरीके से बेरोजगारी की लहर आ रही है वो संकट को और बढ़ाने वाली है। ऊर्जा संकट के कारण कंपनियों की लागत बढ़ेगी, चीजें महंगी होंगी तो डिमांड घटेगी। जब डिमांड घटेगी तो कंपनियों की इनकम कम होगी, यानी उसका असर भी बेरोजगारी लाएगा। विदेशी इन्वेस्टर अगर भारत से पैसा निकालते हैं तो स्टॉक मार्केट पर दबाव आता है और इसका असर सिर्फ बड़े निवेशकों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रिटायरमेंट कॉर्पस, इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड वेल्थ पर भी पड़ता है। अगर लंबे समय तक बाजार कमजोर रहा तो मिडिल क्लास को लगेगा कि एसआईपी कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं बन रहा है। इन सब का असर
असर सरकार के बजट पर होगा। जनहित की जो योजनाएं चलती हैं, वेलफेयर योजनाएं चलती हैं, उनमें कटौती करनी होगी, कुछ को रोकना पड़ सकता है। इन सब का मिलाजुला असर भारत के भविष्य पर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, ग्रोथ रेट कम होगी। यानी हम सबके जीवन में, चाहे हम उद्योग क्षेत्र से जुड़े हो, खेती से जुड़े हुए हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हो, आईटी सेक्टर से हो, बैंकिंग में हो, रियल एस्टेट में हो, ऑटो सेक्टर में हो, एफएमसीजी में हो, रिटेल में हो, स्टार्टअप कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, सबके जीवन पर असर होगा। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन सारी खबरों, इन सारी बातों का बहुत कम असर वर्तमान सत्ता पर हो रहा है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर, समझकर आपकी टेंशन, हमारी आपकी टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो पदों पर बैठते हैं, उन्हें कोई असर नहीं होता, कोई असर होता हुआ नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आ रही है कि कैसे चोरी चकारी करके सरकार बना लें, बाद में देश का जो होगा होता रहेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ ही महीनों में भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से गिरा है। उल्टे पाकिस्तान का रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर के मुकाबले आधा % बढ़ा है। चीन का युआन 3% मजबूत हुआ है और पिछले 5 महीने में भारत 6% से भी ज्यादा कमजोर हुआ है। यानी चीन, अमेरिका तो छोड़िए, जिस पाकिस्तान के नाम पर हमारे हुजूर सत्ता में आए थे, जिस पाकिस्तान का रोना मचा के बार बार वोट मांगते हैं, उस पाकिस्तान से भी भारत के रुपए को कमजोर कर दिया। हमारा रुपया 6% गिर जाता है और पाकिस्तान का रुपया आधा % मजबूत हो जाता है डॉलर के मुकाबले। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इसके लिए थैंक यू फलाने जी जरूर लिखिएगा। बाकी देखते जाइए कि आर्थिक तूफान हमारी जिंदगी में कितना तूफान लाता है। राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि 1 साल के भीतर हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी न रहे, ये लोग इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि फुल कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल में जा चुके हैं। बाकी जो होगा हमको आपको झेलना ही है। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।